सभी को नमस्कार। अपना भाषण करने के पूर्व मैं पूर्व राष्ट्रपति और देश के बहुत ही देश को दिशा देने वाले जो चतुर्दिक व्यक्तित्व के धनी थे, जो राजनीति में अजातशत्रु थे और जब जब भी उनको मंत्रालय संभालने का अवसर प्राप्त हुआ, चाहे विदेश मंत्रालय रहा हो, चाहे फाइनेंस मिनिस्ट्री रही हो, सभी में उन्होंने अपना एक स्थान बनाया था। जो एक आदर्श राजनेता थे। ऐसे दादा प्रणब मुखर्जी जी हमारे बीच में नहीं हैं। उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के पश्चात मैं अपना भाषण प्रारंभ करूंगा। यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड में भारतीय प्रतिनिधि प्रोफेसर जे.एस. राजपूत जी, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे जी, पद्मश्री जो आज के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर तोमियो मिज़ोकामी जी, डॉक्टर शशिकला त्रिपाठी जी, एस.एन. दुबे जी, प्रोफेसर अलका सिंह जी तथा जो भी आज के इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, ऐसे सम्मानित सभी विद्वज्जन, सभी भाइयों और बहनों, जो आज का विषय है जिस पर 3 दिन तक लोग अपना विचार मंथन करेंगे और निष्कर्ष रूप में निश्चित रूप से पूरे देश को एक नई दिशा प्रदान करेंगे, वह विषय नई शिक्षा नीति का भाषिक संदर्भ और हिंदी का वैश्विक परिदृश्य पर क्या लोगों का विचार है, इसके बारे में चर्चा होगी। और अभी प्रोफेसर जे.एस. राजपूत की, सुरेंद्र दुबे जी की और स्वयं शशिकला त्रिपाठी जी की जो वार्ता सुनी, विचार सुने और साथ ही साथ हमारे तोमियो मिज़ोकामी जी ने जिस ढंग से स्वभाषा के प्रति कैसा स्वाभिमान होना चाहिए, और हिंदी एक ऐसी भाषा है जो सहज रूप से लोगों को अपनी तरफ आकृष्ट करती है, और उसी का परिणाम था कि उस आकर्षण के कारण ही उन्होंने स्वयं ये बताया कि स्वेच्छया हिंदी सीखने की उनकी मानसिकता बनी और स्वेच्छया हिंदी सीखकर उसमें विशेष योग्यता प्राप्त करते हुए, डॉक्टर की योग्यता प्राप्त करते हुए आज जापान में अपना एक विशेष स्थान बनाए हुए हैं। ऐसे मिज़ोकामी जी, इन सब लोगों के विचार से मिला बड़ा विद्वतापूर्ण विचार था। जे.एस. राजपूत जी ने 19वीं सदी से लेकर अब तक जितने भी शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने की दृष्टि से प्रयास हुआ, अंग्रेजों के माध्यम से, अंग्रेजों के द्वारा शिक्षा के माध्यम से जिस ढंग से यहाँ के आम नागरिकों के, यहाँ की पीढ़ियों को यहाँ के संस्कृति से विमुख करने का जो प्रयास किया गया, इसके बारे में भी बातें सामने उभर करके आई हैं। और स्वाभाविक रूप से बहुत ही विचार मंथन के पश्चात ही आज की नई शिक्षा नीति की घोषणा हुई है, जिसकी चर्चा स्वयं जे.एस. राजपूत ने किया है। उन्होंने बताया कि केवल हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे दुनिया में जो भी शिक्षाविद रहे हैं, जो भी संस्कार और परंपरा संस्कृति इसके प्रति विशेष रूप से रुचि रख करके कार्य करते रहे हैं, संस्कारों की कैसे महत्ता बढ़ती है, संस्कार क्षम कैसे लोग होते हैं, भाषा का क्या महत्व है, इन सारे ऐसे सब लोगों से विचार विमर्श करने के पश्चात ही आज की शिक्षा नीति बनी है। और इसलिए इस पर उन्होंने विचार व्यक्त किया है। और इसलिए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि मुझे आज इस 3 दिवसीय मंथन, नई शिक्षा नीति के मंथन पर आपने उद्घाटन करने की दृष्टि से आमंत्रित किया है। मैं अपने को बड़ा गौरवान्वित अनुभव करता हूँ
और इस विषय को रख करके विचार मंथन के लिए आप सब लोगों को मैं बहुत ही बधाई देता हूँ। मैं वाराणसी में ही पढ़ा लिखा हूँ, वाराणसी से ही मेरा जीवन प्रारंभ होता है और वाराणसी से ही मैंने सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश करने की दृष्टि से संकल्प लिया था और वहीं से मैं 1963 में पूरा छोड़ करके मैं निकल पड़ा था राष्ट्र कार्य करने की दृष्टि से, कि संघ कार्य करने की दृष्टि से। और इसलिए वसंत महाविद्यालय मेरा 2 बार जाना हुआ, एक कमच्छा में जो है कन्या विद्यालय, और यहाँ राजघाट पर भी एक बार मेरा आना हुआ है, संभवतः 1997-98 में, ऐसा मुझे स्मरण है। तो मेरा तो बड़ा घनिष्ठ संबंध है, एक आत्मीयता का लगाव है। और इसलिए जब शशिकला जी ने कहा कि ये हम करना चाहते हैं, तो एक तो मेरे मन के अंदर प्रलोभन पैदा हुआ कि इतने विशिष्ट लोग रहेंगे जिनका विचार मुझे सुनने को प्राप्त होगा, मैं उससे लाभान्वित हूँगा। और इसलिए सहज रूप से मैंने स्वीकार कर लिया, अपने लाभ की दृष्टि से स्वीकार किया। और ये ठीक है कि अभी मंथन के बाद जो भी निकलेगा वो देश का लाभ होगा। तो इसलिए ये हमारे लिए वसंत महाविद्यालय इतने वर्षों से चला आ रहा है कि निश्चित रूप से ये प्रेरणा का केंद्र भी है। यहाँ से निकले हुए लोग पूरे विश्व में कहीं न कहीं जाकर अपना एक स्थान बनाए हुए हैं। और इसलिए मैं जो वसंत महाविद्यालय का लोगो है, ये बौद्ध दर्शन का एक सूत्र वाक्य है, अप दीपो भव, अर्थात प्रकाश दीपक या गुरु स्वयं बनो। यह वसंत महाविद्यालय राजघाट के लोगों में भी अंकित है। अंतर्राष्ट्रीय ख्यात प्राप्त दार्शनिक एवं शिक्षक जिद्दू कृष्णमूर्ति का मानना था कि शिक्षा थोपी नहीं जा सकती, उसे स्वयं सीखना और अध्ययन करना होता है। गुरु के ज्ञान रूपी चिंगारी को शिक्षार्थी किस तरह रोशनी में परिणत कर सकता है, यह उसके ज्ञान पर आधारित होता है, जिसके बारे में हमारे विद्वान लोगों ने, विद्वज्जनों ने अपने विचार व्यक्त करते समय स्वयं बताया है। शिक्षा, शिक्षक और शिक्षार्थी के पारस्परिक संबंध हेतु भाषा का महत्व सर्वाधिक बहुत अधिक है। भाषा के बारे में कैसा बताया जाए, और मैं कहता हूं कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का जो अन्योन्याश्रित संबंध है वो भाषा का है। बिल्कुल एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं, भाषा नहीं तो व्यक्तित्व नहीं, उस उभार नहीं। और इसलिए व्यक्तित्व के विकास के लिए भाषा अत्यंत आवश्यक है। और इसी के एहसास के लिए, इसी की अनुभूति के लिए स्वामी जी का नाम आया, स्वामी विवेकानंद जी का नाम आया। उन्होंने ये भी कहा कि व्यक्ति के अंदर के आत्मविश्वास को जागृत करना, ये शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य हो सकता है, होगा। आत्मविश्वास कब जागृत होगा? जब व्यक्ति एक एक विषय के बारे में निष्णात होगा, उसको अच्छी जानकारी होगी, उसको लगेगा कि इस पर मेरी पकड़ है, मेरी पकड़ है, तो आत्मविश्वास का जागरण होगा। और जब आत्मविश्वास का जागरण होता है तो वही अनंत शक्ति कही जाती है, वही परमेश्वर कहा जाता है, उसको कोई परास्त नहीं कर सकता। स्वामी जी ने इसी को उद्घाटित करने के लिए शिक्षा को एक प्रमुख अंग माना था। और वो शिक्षा उस भाषा से आ सकती है जिसके माध्यम से परिवार के अंदर भी संस्कार प्राप्त होता है और जिसके माध्यम से समाज के अंदर भी संस्कार प्राप्त होता है। वो मातृभाषा है। मातृभाषा से संस्कार, संस्कृति, परंपरा सबका अभी लोगों ने उल्लेख किया, वो हमें प्राप्त होती है। अगर उसकी जानकारी नहीं है, मातृभाषा का एक एक शब्द, वो शब्द वहां का इतिहास लिए हुए है।
वो शब्द वहां के संस्कार से संस्कारित है, वो शब्द वहां की संस्कृति को व्यक्त करता है। और इसलिए तत्व शब्द का प्रयोग इन्होंने बड़ा उचित कहा कि यह शब्द तात्विक है, इसको आत्मसात करके व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को लोगों के सामने प्रस्तुत करता है। और इसलिए शिक्षा, शिक्षक और शिक्षार्थी, इनका बड़ा घनिष्ठ संबंध है। बहुभाषी देश भारत में संपर्क और शिक्षा के लिए दो भाषाएं, स्थानीय भाषा तथा हिंदी या अंग्रेजी की प्रधानता है। अंग्रेजी के बारे में बहुत कुछ कहा गया, और मैं तो ये कहता हूं कि स्थानीय भाषा हिंदी पहले आर्यों के समय में संस्कृत थी, और संस्कृत का मैं समझता हूं कि विद्वज्जन है, सबको पता है कि उत्तर भारत में भी दक्षिण भारत में समान रूप से असर था। और इसे दक्षिण भारत की जितनी भाषाएं हैं, संस्कृत का प्राबल्य है, वो चाहे तमिल हो, चाहे मलयालम हो, चाहे तेलुगु हो, चाहे कन्नड़ हो, ये सब में संस्कृत का प्राबल्य है। इसलिए उत्तर से लेकर दक्षिण तक संस्कृत भाषा के कारण सांस्कृतिक एकता और भौगोलिक एकता विद्यमान थी आर्यों के समय में, और उसी संस्कृत के आधार पर ही संस्कार और परंपरा अक्षुण्ण बनी रही। तो उस समय भाषा के महत्व था। तो आज ये हमारे लिए तो विशेष महत्व रखता है। पूर्व में हिंदी को लेकर दक्षिण के राज्यों से कुछ असंतोष की लहरें उठती रही हैं, इस काल में प्रारंभ हुआ है, और वो भी राजनीतिक दृष्टि से हुआ है। राजनीतिक दृष्टि से, राजनीतिक स्वार्थ गठित करने की दृष्टि से, लोगों के अंदर स्वार्थ की भावना को जगाकर उनके भावना का शोषण करने के लिए यह दुर्दशा पैदा की गई। नहीं तो उसको लेकर किसी प्रकार के विभेद का कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है। हिंदी भाषी राज्यों में भी अंग्रेजी का वर्चस्व बढ़ रहा है। ये दुर्भाग्यजनक था, मैकाले के शिक्षा का और संस्कार का परिणाम था, उनकी नीति का परिणाम था। और इसलिए अब जैसे शशिकला जी ने कहा कि हिंदी के प्रति हिंसा का भाव नहीं, मैं इसको अस्वीकार करता हूं। मैं इसलिए अस्वीकार करता हूं, मुझे भी विदेशों में जाने का मौका मिला है और कई देशों में जाने का मौका मिला है, और आप आश्चर्य करेंगे कि मैंने हर जगह हिंदी भाषा में अपना भाषण किया है। हर जगह लोगों ने उसको पसंद किया। लोगों ने कहा कि ये तो ठीक है। जापान की बात अभी आपने बताया, मैं जापान में भी गया था, वहां हिंदी के प्रति लोगों का सम्मान का भाव था। और सबसे अच्छा तो मुझे जर्मनी में लगा था। फ्रैंकफर्ट में मेरा भाषण हुआ था और मैंने बिल्कुल हिंदी बोला था, और हिंदी से जर्मनी में ही लोगों ने ट्रांसलेट किया था। वहां के लोगों ने बहुत उसकी तारीफ की। जहां जहां भी जाना हुआ, लोगों को लगा कि अपने भाषा में बोलकर अपने स्वाभिमान को व्यक्ति प्रकट करना चाहता है, तो स्वाभिमान का सम्मान लोगों ने किया। और हिंदी का वर्चस्व क्रमशः पूरे विश्व में स्थापित होता जा रहा है। लोग उसको ग्रहण करते जा रहे हैं। और हिंदुस्तान में भी, दक्षिण में कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं। अब तो दक्षिण के राजनेताओं को भी लगने लगा है कि अरे जब तक हिंदी नहीं जानोगे तब तक अखिल भारतीय स्तर के नेता नहीं हो सकते हो। इसलिए हिंदी जानना बहुत जरूरी है। हिंदी की तरफ आकर्षण बढ़ा है। ऐसे मन के अंदर ये भाव, अब इस भाव को स्थान नहीं देना चाहिए कि हिंदी के प्रति हीनत्व का भाव है। ये मैं समझता हूं ये उचित नहीं होगा, ये ज्यादा अच्छा होगा। संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद वर्तमान में अध्यादेश सीधे हिंदी में तैयार क्यों न हो, और न्यायालय द्वारा जनता की भाषा में न्याय क्यों न दिया जाए, इन सब बिंदुओं पर वर्षों से चर्चा होती आई है। अभी भी मंथन करने की आवश्यकता है। हिंदी भाषी राज्यों की संतुष्टि हेतु त्रिभाषा सूत्र का प्रस्ताव आया। हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त एक दक्षिण भाषा पढ़ाई जाए, और अहिंदी भाषी राज्यों में क्षेत्रीय और अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी पढ़ाई जाए। शिक्षा के माध्यम का यह मुद्दा विचारणीय है। 21वीं सदी के भारत में भारतीय किस भाषा में अपने बच्चों को शिक्षा दिलाए जिससे उनकी आकांक्षाओं के आकाश में कोई अवरोध न हो और उनकी आजीविका सुरक्षित हो सके। यह सत्य है कि आज हम स्थानीय और वैश्विक दोनों हैं। अतएव एक तरफ हम अपने स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए
अपनी सांस्कृतिक धरोहर पर गर्व करते हैं, अपनी भाषा से प्रेम करते हैं, तो दूसरी तरफ विश्व भर में अपनी आर्थिक सामर्थ्य, संस्कृति और प्रतिभा से जगमाते भी रहना चाहते हैं। किस भाषा में भारत की नई पीढ़ी शिक्षित, स्वावलंबी और सशक्त हो, यह विचारणीय प्रश्न है। विचारों की अभिव्यक्ति अपने भाषा में विशेष अच्छी तरह से हो सकती है, लेकिन अगर दूसरी भी भाषा सीख लिया तो जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारे विचार हैं, उनकी अभिव्यक्ति उस भाषा में भी करते हुए लोगों को अपने स्वाभिमान के साथ अपने साथ जोड़ सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का शिकागो का भाषण इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। अंग्रेजी में बोले थे, लेकिन अंग्रेजी में भारतीय संस्कृति का मूल भाव लोगों के सामने प्रस्तुत किया था, जिसके कारण आकर्षित होकर सब लोगों ने साधु साधु कह करके उनकी प्रशस्ति की थी। ये बताने की आवश्यकता नहीं है, सभी को पता है। नई शिक्षा नीति में 1 से 5वीं कक्षा तक की शिक्षा के लिए मातृभाषा पर जोर दिया गया है। निस्संदेह इससे बच्चे सहज रूप से ज्ञान संपदा को ग्रहण करेंगे, सृजनात्मक होंगे और लोक संस्कृति के संवाहक भी बन सकेंगे। इसके माध्यम से अपने जिज्ञासा को भी उचित तौर पर पूर्ण भी कर सकेंगे। इससे भाषा का संवर्धन हो सकेगा और मातृभाषा का मान बढ़ेगा। यह भाषाई रूप में नई पीढ़ी को सशक्त भी करेगी। मातृभाषा के लिए हम सभी गौरवान्वित हैं। बच्चा अपने परिवेश के मुताबिक सहज रूप से बहुत कुछ सीख लेता है, इससे किसी को आपत्ति नहीं हो सकती, किंतु मातृभाषा, राजभाषा और अंग्रेजी की प्रयुक्तियों के परस्पर अंतर्विरोध के जो बिंदु उभरते हैं, उनसे कई शंकाएं पैदा होती हैं। बस सही है। रोजी रोटी के मसले पर इंसान प्रवासी या वैश्विक हुआ है, फिर मातृभाषा के बाद वह अंग्रेजी भाषा का चयन करे या हिंदी का। ये हिंदी का तो चयन आवश्यक है, लेकिन ये आज के सामने समस्या खड़ी हुई है। क्या किसमें जाए? व्यावसायिक आधार पर हम कैसे सक्षम हो सकते हैं? लोगों के मन मस्तिष्क में यह है कि व्यावसायिक आधार पर अंग्रेजी सीखना बहुत जरूरी है। उसका जीवन एक ही प्रदेश में व्यतीत हो, ऐसी अनिवार्यता सुनिश्चित होगी क्या? एक और शिक्षा का निजीकरण, विदेशी विश्वविद्यालयों का भारत में प्रवेश का प्रावधान और दूसरी मातृभाषा को शिक्षा माध्यम बनाया जाना विरोधाभास जरूर है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये प्रश्न उठाया था डॉक्टर शशिकला त्रिपाठी ने भी, कि इस बात से अगर अंग्रेजी के बारे में नहीं लोग सोचेंगे या उसको क्या करेंगे तो कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, इस पर भी विचार करना चाहिए। मैं समझता हूँ आने वाले काल में, मेरे हिसाब से ऐसा मैं अनुभव करता हूँ, ये जो विरोधाभास है, आने वाले काल में जिस तरीके से हिंदी के प्रति लोगों की रुचि बढ़ती जा रही है और हिंदी भी लोगों के प्रति एक आदर सत्कार का स्वरूप प्रदान करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, उनके व्यक्तित्व को उभारने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हिंदी जानने के पश्चात भी व्यावसायिक दृष्टि से भी लोग काफी सक्षम हो सकते हैं, समर्थ भी हो सकते हैं। उपभोक्ता भी ज्यादातर हिंदी वाला है, और उपभोक्ता भी ज्यादातर जब हिंदी वाला है तो जो भी माल देंगे, जो भी सामान देंगे, जो भी लोगों के साथ जुड़ेंगे, वो भी हिंदी सीखने की दृष्टि से बड़े तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे, वैश्विक स्तर पर भी। और जब वैश्विक स्तर पर ही होगा तो मैं समझता हूं कि अब वो उतनी परेशानी नहीं जाएगी जैसा हमें अभी लगता है, जो हम लोगों के मन के अंदर आशंका पैदा होती है। जब तक अंग्रेजी हम नहीं जानेंगे तब तक व्यवसाय भी ठीक से नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ इसका समाधान होगा, ऐसा शंका जो आ रही है मेरे मन में, उसका उत्तर भी यही लगता है। शिक्षा का माध्यम और राष्ट्रीय अस्मिता के लिए भाषा का मुद्दा महत्वपूर्ण है। इनके संदर्भ में हिंदी का वैशिष्ट रेखांकित किया जाता है। वस्तुतः हिंदी कई बोलियों, मातृभाषाओं का समुच्चय है। यह स्वतंत्रता संघर्ष के दरमियान प्रतिरोध की भाषा बनी, राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित हुई और स्वतंत्र हुए भारत में
इसे राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। अंग्रेजी को विकल्प के रूप में तब तक के लिए अधिकृत किया गया जब तक हिंदी को सर्व स्वीकार्यता प्राप्त नहीं हो जाती। वस्तुतः यह है कि वैश्विक स्तर पर हिंदी को भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति, भारतीय प्रतिभा के प्रभुत्व, आयात निर्यात के गुणा भाग, प्रवासी लेखन और फिल्मों के माध्यम से वैश्विक महत्व प्राप्त हुआ है। सूचना क्रांति की सकारात्मकता परिणत हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं के कंप्यूटर मैत्री में भी दिखाई देती है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की एक भाषा के रूप में हिंदी को प्रतिष्ठा दिलाने का प्रयत्न किया जा रहा है, जो एक वैश्विक मंच है। वहां उठाए गए मुद्दों की गूंज अनगूंज सर्वत्र सुनाई देती है। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री तो हिंदी में बोले, इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हिंदी में बोलकर लोगों को एक आश्चर्यचकित कर दिया था कि हिंदी भी इतनी सशक्त भाषा है। और इससे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने स्वयं हिंदी में भाषण किया। विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने भी हिंदी में प्रभावी हिंदी बोलकर स्वाभाविक रूप से लोगों को अपनी तरफ आकृष्ट किया है। ऐसे संयुक्त राष्ट्र संघ में भी हिंदी के प्रति एक आकर्षण बढ़ा है। हमारे राजपूत साहब हैं वहां, उन्होंने भी बताया इसके बारे में। पूरे विश्व के अंदर हिंदी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा इस समय, ये स्थिति निर्माण हुई है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में 1975 में मॉरिशस के तत्कालीन प्रधानमंत्री सर शिवसागर रामगुलाम जी ने हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय महत्व प्रतिपादित किया था। सन 2006 के बाद से प्रतिवर्ष 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। दुनिया के तमाम देशों में हिंदी पढ़ी और पढ़ाई जा रही है। जर्मनी के एकीकरण के पश्चात बिस्मार्क ने जर्मन भाषा को पूरे देश में प्रयुक्त होने वाली एकमात्र भाषा के रूप में घोषित किया, जिससे तत्समय जर्मनी में विभिन्न भाषाओं के प्रचलन में होने के बावजूद आज सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली भाषा जर्मन ही है। जैसे जापान में अभी बताया हमारे अध्यक्ष जी ने कि जापान में जापानी भाषा के माध्यम से ही जापान को एक जबरदस्त विकसित देश बना सकने में सफलता प्राप्त हुई है। तो अपनी भाषा को आगे बढ़ाने में प्रगति होती है, विकास होता है, उसको रोक नहीं कोई सकता। इसी प्रकार से चीन बहुभाषी देश होने के बावजूद वहां की मुख्य भाषा मंदारिन, जापान में जापानी तथा रूस जैसी विविधतापूर्ण देश में रूसी भाषा ही सर्वप्रमुख भाषा के रूप में स्थापित हुई है। नई शिक्षा नीति में कक्षा 1 से 5 तक शिक्षा को मातृभाषा में पढ़ाए जाने की व्यवस्था को अनिवार्य किया जाना एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है, जिनका परिणाम एक पीढ़ी के बाद सामने आएगा। 21वीं शताब्दी का युग तकनीकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी का युग है। आज विश्व में संस्कृत सहित सभी भाषाओं में सॉफ्टवेयर विकसित हो रहे तथा भाषा विज्ञान के नए सिद्धांत भी तदनुसार विकसित हो रहे। इस प्रौद्योगिकी से एक सार्वभौमिक भाषा के जन्म लेने की संभावना भी बनती जा रही है। पूरे विश्व में हिंदी भाषा बोलने वालों की संख्या 50 करोड़ से अधिक है, जो सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं में विश्व में दूसरे स्थान पर है। फिर भी अपने ही देश में हिंदी को सम्मानजनक स्थान न प्राप्त होना ऐसे कई लोगों की तरफ से कहा जाता है, लेकिन ऐसा मैं नहीं अनुभव करता हूं। हिंदी को अपने देश में अब सम्मानजनक स्थान बड़ी तेजी के साथ प्राप्त होना प्रारंभ हो गया है, प्राप्त होगा। बगैर हिंदी के नहीं चल सकता। और इस पर शिक्षा नीति की भाषाई विश्लेषण पर विचार किया गया है कि अगर हम ढंग से मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करते हुए प्राथमिक स्तर तक जानकारी रखते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे और आगे चल करके हिंदी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा तो निश्चित रूप से एक अच्छी स्थिति का निर्माण होगा। मैं आशा करता हूं नई शिक्षा नीति का भाषिक संदर्भ और हिंदी का वैश्विक परिदृश्य पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में कुछ ऐसे सुझाव सामने आएंगे जिससे हमारे देश की भाषाई विविधता को बरकरार रखते हुए हिंदी को अपने देश के साथ साथ विश्व पटल पर भी वह सम्मान प्राप्त हो सके।
जिसकी वो हकदार है। हमारे जो जिन लोगों ने अपना विचार व्यक्त किया है, सभी लोगों के विचार के अंतर्गत ये बात बड़ी उभर करके आई है। भविष्य में विश्व के अंदर भाषा की दृष्टि से जो नेतृत्व करने वाली भाषा होगी ये हिंदी होगी, इसमें हमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से हिंदी का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, निश्चित रूप से लोगों को हिंदी को जानने के लिए, हिंदी को सीखने के लिए और हिंदी के माध्यम से अपना सारा कार्य करने के लिए लोगों को आना ही पड़ेगा और हिंदी के नेतृत्व को स्वीकार करना पड़ेगा, ऐसा मैं अनुभव करता हूँ। इतनी बात कहकर आपने मुझे अवसर प्रदान किया, इसके प्रति आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।